मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी अपना चैप्टर जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसमें अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है, उसका कहाँ उपयोग किया गया और कैसे किया गया, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो उपयोग हैं वो बेसिकली तीन चीजों को एक्सप्लेन करने में काम में लिए जाते हैं। जो धातु संकुल बनते हैं उसमें उन संकुलों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने को एक्सप्लेन करना हो, उनका चुंबकत्व का प्रभाव की व्याख्या करनी हो तो अपन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का काम में लेते हैं। जो संकुल या कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन कॉम्प्लेक्स में कलर रंग की अपन एक्सप्लेन करें कि जो संकुल बने उनमें रंग होगा नहीं होगा, किस स्थिति में होगा, तो कलर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर देते हैं। तीसरी चीज जो है संकुलों की ज्यामिति कैसी होगी, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी और क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल फील्ड का, वो अपन इसके एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो पॉइंट नंबर 1 पे ले रहे हैं वो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की किसी भी संकुल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन की जाती है वो की जाती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी दो प्रकार की है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक नेचर और डायामैग्नेटिक नेचर। वो किस पे बेस्ड है? वो है जो यौगिक का संकुल बना, जो कॉम्प्लेक्स बना, उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित अवस्था में, उसके आधार पर की जाती है। क्रिस्टल फील्ड विभाजन जब होता है संकुलों में, नए कक्षक बनते हैं कॉम्प्लेक्स बनते समय, उसमें इलेक्ट्रॉन का विभाजन होकर के डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन। हर सेल में, हर कक्षक में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन यदि कक्षक में युग्मित हों, पेयर्ड स्टेट में हो, तो अपन कहेंगे जो कंपाउंड है वो प्रतिचुंबकीय है। और यदि कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उस अवस्था में अपन कहेंगे वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है या अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। जिस यौगिक में या जिस संकुल में जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि अपन ने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 तक हो सकते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही अधिक होगा। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को अपन कैलकुलेट करें, म्यू का मान ज्ञात करें, तो उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, √n ब्रैकेट में n+2। यहां पर जो n है वो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और म्यू का मान जो कैलकुलेट किया जाता है वो डबाई में किया जाता है, d से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है K4MnF6। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है Mn, मैग्नीज।
और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। Mn+2 जो आयन बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आर्गन 3d5 या लास्ट में अपन 3d5 कह सकते हैं कि लास्ट का जो डी कक्षक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन इसके साथ में मैग्नीज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। लिगेंड फ्लोरीन के रूप में जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और जब लिगेंड दुर्बल होता है तो इसमें डेल्टा 0 की वैल्यू है वो पाई की वैल्यू से, पाई एनर्जी की वैल्यू से, अभी अपन पाई एनर्जी पढ़ेंगे। पाई एनर्जी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उस प्रतिकर्षित करने में लगने वाला बल जो है वो पाई बल कहलाता है, पाई फोर्स। तो पाई फोर्स की वैल्यू यदि डिफरेंस डेल्टा 0 के अधिक है तो दुर्बल लिगेंड कहलाता है। और इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन है उसका विन्यास क्या कहलाएगा? T2G EG2 T2G3। मतलब अपने दो तरह के अपन ने ऑर्बिटल पढ़े हैं, एक T2G और एक EG। जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस की अपन बात करते हैं तो T2G ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी का होता है और EG ऑर्बिटल हमेशा हायर एनर्जी के होते हैं। T2G प्रकार के 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG प्रकार के 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हुए तो T2G में या लोअर एनर्जी शेल ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन गया तो 3 इलेक्ट्रॉन गए और EG ऑर्बिटल जो कि हायर एनर्जी लेवल के है उसमें 2 गए। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। पांचों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखें 5 अंडर द रूट 5 ब्रैकेट में 5 + 2। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.9 दबाई या डी। तो ये एक तरीका है कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, चक्रण ध्रुवण आघूर्ण को अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड। कॉम्प्लेक्सेस में 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस अपने को मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्सेस और एक वीक फील्ड के कॉम्प्लेक्सेस। जब संकुल में उपलब्ध कक्षकों में नए कक्षक बने, कॉम्प्लेक्स बनते समय उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने, तो ये इलेक्ट्रॉन भरते समय हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स का जो नियम है उसके अनुसार भरे जाते हैं। अर्थात प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाएगा। जब क्रिस्टल विभाजन होता है डी ऑर्बिटल्स का तो क्रिस्टल विभाजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं वो यदि 5 से कम हैं तो प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 प्रकार से होता है और वो 2 प्रकार निर्भर करेगा कि लिगेंड कौन सा जुड़ा हुआ है। पहली स्थिति क्या है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन एक में भर गए, चौथा इलेक्ट्रॉन आया, वो चौथा इलेक्ट्रॉन उसी निम्नतम ऊर्जा स्तर के कक्षक में जाए, पहले कक्षक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाए। जब इलेक्ट्रॉन सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से उपस्थित है,
वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रतिकर्षण बल को अपन युग्मन ऊर्जा कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। और ये जो पेयरिंग एनर्जी है इसे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। दूसरी स्थिति क्या है कि जो निम्नतम ऊर्जा स्तर भर गए या इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पे जा रहा है, अर्थात ईजी ऑर्बिटल में जा रहा है, उस परिस्थिति में पाई बराबर 0, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण बल होगा ही नहीं, तो जो डेल्टा का मान है वो अधिक हो जाएगा। ये दो परिस्थितियां हैं जब 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। इस पर ऊर्जा का दोनों केस में अवशोषण होगा। पहले इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा ऊर्जा का पेयरिंग एनर्जी के लिए, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको कम करने के लिए, उसके विरोध में, और दूसरी बार दूसरे केस में एनर्जी का अवशोषण कर रहा है हायर एनर्जी शेल में जाने के लिए, ईजी ऑर्बिटल में जाने के लिए। तो ऊर्जा का अवशोषण तो दोनों केस में होगा। अब निर्भर करेगा कि दोनों केस में किसमें कम ऊर्जा का अवशोषण होगा। दो परिस्थितियां हैं, एक युग्मन की कि युग्मन बल के विरुद्ध एनर्जी अवशोषण करे, एक उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाने के लिए एनर्जी का अवशोषण करे। इन दोनों में से जिसमें कम ऊर्जा अवशोषण होगा वो रास्ता, वो पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। अब कैसे, कौन सा करेगा? तो अब पहला केस अपन लेते हैं प्रबल फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो डेल्टा का मान है वो पाई एनर्जी के पाई के ज्यादा है, पाई से अधिक है। मतलब डेल्टा का एनर्जी का मान पाई एनर्जी से अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि प्रबल फील्ड वहां पर उपस्थित है तो उसके प्रबल फील्ड उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाएगा और युग्मन प्रदर्शित करेगा, पेयरिंग शो करेगा, पेयरिंग होगी। ऐसे संकुल का अनुचुंबकत्व धातु आयन से कम होगा। मतलब जो मेटल आयन है उसमें वो अधिक अनुचुंबकीय होगा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में। दूसरा केस दुर्बल फील्ड, या जब डेल्टा का मान पाई से कम है, पाई का मान अधिक है। ऐसी परिस्थिति में क्या है, अपन कहेंगे जो क्रिस्टल फील्ड लगा उत्पन्न हुआ वो कमजोर है और इलेक्ट्रॉन डेल्टा एनर्जी के कम होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। पाई का मान डेल्टा से अधिक है तो डेल्टा ऊर्जा का मान कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। तो समान चक्रण वाले, सब सिंगलेट वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो जाएगी, या अपन कहें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अनुचुंबकीय प्रभाव बढ़ेगा। तो ऐसे यौगिकों में, संकुलों में, कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन यूज हुआ है उसके कंपैरिजन में अनुचुंबकीय प्रभाव अधिक होगा। प्रबल फील्ड से उल्टा हो गया। आगे इसका एग्जाम्पल क्या है कि अपन D5 वाले, D4 तक 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब D5 विन्यास वाले धातु आयन की बात करें जैसे Mn+2 या Fe+3, ये दो प्रकार के यौगिक बनेंगे। कैसे कि दुर्बल फील्ड वाले लिगेंड से जब धातु विन्यास होगा, मतलब जो इसमें लिगेंड जुड़ा हुआ है वो दुर्बल है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी शेल में जाएंगे। अर्थात धातु का विन्यास क्या हो जाएगा, संकुल का विन्यास क्या हो जाएगा, T2G3
Eg2। इसका मतलब हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन है, 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यौगिक H अनुचुंबकीय होगा। संकुल जो बनेगा अनुचुंबकीय बनेगा, और संकुल का अनुचुंबकत्व धातु से अधिक होगा। और यदि अपन बात करें प्रबल फील्ड की, कि इसका जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ है जो प्रबल फील्ड, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न कर रहा है, उस केस में डेल्टा का मान पाई से अधिक होगा, अर्थात पांचों इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाएंगे। और निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक कौन से हैं? T2G। तो Eg खाली हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G में। तो अब आप केस देखें, उसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। अब जब प्रबल फील्ड लगा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, वहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी। उदाहरण कौन से हैं? FeNO3 6 पावर -3 या FeCN6 पावर -3। ये दोनों यौगिक Mn वाटर 6+2 या F6-3 की तुलना में कम अनुचुंबकीय हैं, क्योंकि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब अपन बात करें D6 की, कि इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में, इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में 5 से बढ़कर 6 हो गए। तो 6 D6 विन्यास वाले जो धातु आयन हैं, जैसे Fe+2 के भी कॉम्प्लेक्सेस हैं और कोबाल्ट -3 के भी हैं। तो ये फिर दो प्रकार के यौगिक बनाएंगे। एक यौगिक ऐसे जिसमें वीक क्रिस्टल फील्ड डेवलप करने वाले लिगेंड है, उस केस में सब कक्षक पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, फिर छठा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो T2G में जाएगा, अर्थात T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यदि लिगेंड ऐसा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड को डेवलप कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो Eg में इलेक्ट्रॉन गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी T2G में पहले जाएंगे। तो T2G हो जाएंगे 6 और Eg हो जाएगा 0। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा उस धातु का। उदाहरण के लिए Fe वाटर 6+2 और कोबाल्ट फ्लोरीन 6-3, ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें 2 तो Eg के और 2 T2G के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि FeCN6-4 कोबाल्ट नाइट्रेट 6-3, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। T2G में देखें आप 6 इलेक्ट्रॉन है, ये T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड स्टेट में है। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? ये यौगिक प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होगी। तो इस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम्पल देकर कि ये यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देखनी है इस तरीके से, T2G में कितने, Eg में कितने। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, या वीक फील्ड का ग्रुप है। फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है वो अनुचुंबकीय होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है वो कम अनुचुंबकीय होगा।
और प्रतिचुंबकीय तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी गुण की, कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कलर को अपन एक्सप्लेन करें या उसका एक्सप्लेनेशन दें तो क्रिस्टल फील्ड के आधार पर कैसे समझाया गया। कोई भी यौगिक जो रंगीन दिखता है वो दृश्य या यूवी लाइट में से ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो जब ऊर्जा को तीन परिस्थितियां बन सकती हैं। जो ऊर्जा उसके ऊपर पड़ी, जो प्रकाश उस यौगिक के ऊपर पड़ा, वो पूरे के पूरे प्रकाश का अवशोषण कर ले। उस परिस्थिति में जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने को काले रंग का प्रतीत होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि जितना प्रकाश यौगिक के ऊपर पड़े उस सारे प्रकाश को परावर्तित कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, उसमें कुछ भी अवशोषित ना करे। ऐसी परिस्थिति में कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने को व्हाइट कलर का दिखेगा। अब तीसरी बात करें कि प्रकाश जो पड़ा उसके ऊपर, उसमें से कुछ भाग को अवशोषित कर ले और कुछ भाग को परावर्तित कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। जो अवशोषित हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो प्रकाश का भाग रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो परावर्तित हो रहा है, यौगिक उस रंग का दिखेगा। यौगिक का कलर कौन सा होगा? जो भाग प्रकाश का रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ रहा है। तो ये तीन व्याख्याएं हैं, इसको अपन आगे विवेचना करते हैं इसकी, कि जो संकुल है, ये तो अपन ने कह दिया कि लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कैसे हुई? तो उसका पहला कारण जो है लाइट के या ऊर्जा के अवशोषण का, वो है डीडी संक्रमण या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डीडी ट्रांजिशन। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संकुल के निम्नतर ऊर्जा स्तर और उच्चतर ऊर्जा स्तर के कक्षकों में उपस्थित है। सिंपल शब्दों में बात करें तो अपने पास ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में अष्टफल के यौगिकों में 3 तो T2G कक्षक हैं और 2 EG कक्षक हैं। जो T2G कक्षक है वो अपन कहते हैं निम्नतर ऊर्जा स्तर के। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में या अनएक्साइटेड स्टेट में निम्नतर ऊर्जा स्तर में होगा। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने मान लिया T2G में है, उसके ऊपर पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य वाली लाइट पड़ी। इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का अवशोषण किया, एक्साइट हुआ, तो ये एक्साइट होकर T2G से कहा जाएगा EG कक्षक में, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षक में। तो विन्यास धातु कॉम्प्लेक्स का विन्यास क्या हो जाएगा? T2G1 EG0 से बढ़ के T2G0 EG1 हो जाएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब की, निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर पे चला गया। ये एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की दैर्ध्य मान लो 5000 लैम्डा की है। तो ये अवशोषण होने के बाद में पूरी व्हाइट लाइट में से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, बची हुई लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जिस कलर की रिफ्लेक्ट होगी यौगिक उसी कलर का दिखेगा। इस केस में लाल रंग की ऊर्जा अधिक निकलेगी, नीले रंग की ऊर्जा निकलेगी, तो यौगिक करीब करीब बैंगनी कलर का दिखाई देगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरे कारण की अपन बात करें तो दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। वो क्या होता है?
कि अपन कहते हैं कि डी शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन 0 है तो संकुल तो रंगहीन हो गया, लेकिन जब अपन बात करते हैं MnO4 माइनस की, Cr2O7 माइनस 2 की, CrO4 माइनस 2 की, इनमें धातु आयन में ऑक्सीकरण स्टेट क्या है? +7 +6 +6, अर्थात धातु का जो विन्यास है वो 0 है। फिर भी अपन इनके यौगिकों को देखें तो यौगिक रंगीन है। उसका क्या मतलब हुआ? वो रंग कैसे आया? तो इनके रंग को या इनमें रंग का कारण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है। वो क्या हुआ? लिगेंड अणु जब आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन में को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, क्या हुआ? लिगेंड है, लिगेंड का अणु है, उसके आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। कहां हुआ? जो मेटल आयन है Mn क्रोमियम क्रोमियम, उसके वेकेंट कक्षक में, जो D0 अपन कह रहे हैं ना, उस D0 कक्षक में उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ये कौन सी अवस्था है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के समय इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करता है, और विजिबल लाइट में से जब कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो बचे हुए तरंगदैर्घ्य की जो ऊर्जा है वो उस रंग का कंपाउंड दिखाई देता है। और जब भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण या इलेक्ट्रॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में स्थानांतरण ट्रांजिशन स्टेट में जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो यौगिकों में जो रंग बनता है वो कंपैरेटिवली गहरा बनता है, अधिक गहरा बनता है। डीडी ट्रांजिशन से इस केस में यौगिक का रंग अधिक डार्क होगा। ये दूसरा कारण है कि संकुलों में रंग उत्पन्न होता है। कैसे होता है और कितना होता है? अब अपन तीसरी चीज की बात करें कि जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जितने भी मेटल आयन है वो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि अष्टफलकीय यौगिक बनाने में मैक्सिमम एनर्जी या पर्याप्त ऊर्जा उत्सर्जन होती है, और अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होने का मतलब डेल्टा का जो मान है वो अधिक होगा। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें धातु आयन वर्ग, समतलीय या चतुष्फलकीय संकुलों का, कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करता है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, वो भी होते हैं। अब अपन प्रबल क्षेत्र की बात करें, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड की बात करें, तो उसमें D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो धातु हैं उनमें डेल्टा Sp का जो मान है वो अधिक हो जाता है। D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले स्पेसिफिकली जो धातु है उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर D9 में आ जाएगा। तो D8 वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु हैं उनमें डेल्टा Sp का मान अधिक होता है। ऐसी परिस्थिति में वो समतलीय यौगिक बनाते हैं। D8 के बाद अपन बात करें D9 की, तो D9 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस कॉपर बनाता है, वो संकुल, वो कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल नहीं होते, बल्कि एक नए प्रकार के होते हैं जिन्हें कहते हैं द्विसमलंबाक्ष। इस प्रकार की आकृति के होते हैं, और ऐसी यौगिकों में अपन ये कह देते हैं कि विकृति उत्पन्न हो जाती है।
और विकृति उत्पन्न होने के कारण जो T2G और EG में कक्षक विभाजित हुए हैं, क्रिस्टल फील्ड विभाजित हुए हैं, वो पुनः विभाजित हो जाते हैं और पुनः विभाजित होने के कारण उनकी जो डेल्टा मान का है, ऊर्जा का मान है, डेल्टा का मान है, वो और भी अधिक हो जाता है। और जब डेल्टा का मान और अधिक हो जाएगा तो यौगिक और अधिक स्थायित्व हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको कहते हैं जॉन टेलर का प्रभाव। आप एक बार दोबारा सुन लें। जो D9 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस कॉपर बनाता है। ये कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल नहीं होते, अष्टफलकीय नहीं होते, ये द्विसमलंबाक्ष की आकृति के होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड होते हैं। ऐसे यौगिकों में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, बॉन्ड छोटे बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण T2G और EG कक्षक जो बने हैं वो पुनः विभाजित हो जाते हैं, उनका क्रिस्टल फील्ड विभाजन पुनः हो जाता है और पुनः क्रिस्टल फील्ड विभाजन होने के कारण उनमें डेल्टा का मान और भी बढ़ जाता है। और जब डेल्टा का मान और अधिक बढ़ जाता है तो यौगिक और अधिक स्थायी हो जाता है। और ये जो पुनः विभाजन हो रहा है क्रिस्टल फील्ड का, इस प्रभाव को अपन कहते हैं जॉन टेलर प्रभाव। इसके साथ आपका ये एप्लीकेशन पार्ट जो है क्रिस्टल फील्ड का वो कंप्लीट हो जाता है। आपके थर्ड ईयर के कोर्स में इस टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड में 2 टॉपिक बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट उसमें ले लूंगा वीडियो में। आप लोग इन वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाद में एग्जाम के टाइम आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी, लाइक करके अपने पास रख लें। जब एग्जाम का समय आएगा उससे पहले आप पढ़ोगे तो वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा और इसका आप अपना कोर्स मटेरियल देखने की स्थिति में रहोगे। थैंक यू।